स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने प्री बोर्ड एग्जाम 2025-26 क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की प्री बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं या फिर होने वाली हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पूरे पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 100 का निर्धारित है। ठीक है, दो नोट यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी, यानी यह प्रश्न पत्र 4 भागों ए बी सी और डी में बटा हुआ है। दूसरा निर्देश है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन ए रीडिंग को यहाँ पर हल करना शुरू करते हैं। बोला गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस पैसेज को एग्जाम में पढ़ लेंगे तो आपको उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आप सभी को बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट। जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, मतलब किस प्रकार के लोग जो हैं क्या करते हैं, किताबों को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर ढूंढेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा है हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट, मतलब जो है आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग जो हैं वो किताबों को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से पढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला है कि व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन्स रीड, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त किए हुए यानी शिक्षित व्यक्ति हैं वो किस तरीके की किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, वो क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो इसका उत्तर बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ही विल देन इम्पेंशियली थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इलेक्चुअल फूड, एनी बुक दैट डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू दिस इंटेलेक्ट। यहाँ तक आप उत्तर लिख देंगे, यानी कि वो लोग ऐसी किताबों को एकदम फेंक देते हैं जिनसे उनको कोई बौद्धिक पोषण ना मिले, अर्थात जिससे उनकी बुद्धि ना खुले, और उस प्रकार की किताबें वो नहीं पढ़ते हैं जो उनके लिए मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस, जो उनके लिए गहरी प्रेरणा ना दे। ठीक है ना, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख देंगे बी नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट, यानी मनोरंजन के उद्देश्य से किताबों को पढ़ने से क्या हमको जो है नुकसान होते हैं, यानी हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, है ना। देखिए द हैबिट ऑफ काइंड ऑफ हैबिट, देखिए यहाँ से द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विथ थाउजेंड ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और अफीम स्मोकिंग। ठीक है, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक उत्तर लिख देंगे। ठीक है ना, और आगे भी आप लिख सकते हैं कि इट इज लाइक ए नार्कोटिक, समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशंस ऑफ ड्रीमिंग, समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ माइंड। आप यहाँ तक भी उत्तर इसका लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि मनोरंजन के उद्देश्य से किताब पढ़ना किस तरीके का है, ये एक शराब की लत जैसा है, और अफीम का यानी अफीम नशा करना जैसे उस तरीके जैसा है ये। ठीक है, साथ ये हमारे लिए एक नारकोटिक है, मतलब मादक पदार्थ के जैसा है मनोरंजन के उद्देश्य से किताब पढ़ना। ठीक है, तो ये उत्तर हमारा हो जाएगा। डी में बोला गया है व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स, यानी सही प्रकार की किताबें पढ़ने के लिए हमें खुद को कब से तैयार करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, यानी वह व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स कंप्लीट कर चुका हो उसे खुद को अनुशासनपूर्ण किताबें पढ़ने के लिए तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए ई में यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन का अपोजिट लिखिए। तो आप इसके आगे आईएन लगा दीजिए, इनडिसिप्लिन हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अगला है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी का जो है सिनोनिम आपको पैसेज से ढूंढना है, तो यहाँ पर कैपेसिटी मिल रहा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स इंटरटेनमेंट, यानी ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका अर्थ इंटरटेनमेंट होता है। एम्यूजमेंट शब्द जो है इसका अर्थ इंटरटेनमेंट ही होता है। ठीक है,
चलिए, तो सेक्शन बी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 में से 150 शब्दों में हमें आर्टिकल लिखना है नीचे दिए गए टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 टॉपिक दिए गए हैं। ए नंबर टॉपिक है वोमेन इन न्यू इंडिया यानी नवीन भारत में महिलाएं। दूसरा माई हीरो इन हिस्ट्री यानी इतिहास में मेरा हीरो। तीसरा नंबर प्रॉब्लम ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार की समस्या। 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्दों में, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, यानी कि आपको अपने प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें फीस माफी का अनुरोध किया गया हो 10 नंबर का। या फिर राइट ए लेटर योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट सम ऑफ हिज अनडिजायरेबल कंपेनियंस, यानी अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखो जिसमें उनके कुछ बुरे दोस्तों के प्रति उनको वार्निंग दो, यानी सावधान करो, है ना। चलिए सेक्शन सी ग्रामर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि सही विकल्प चुन करके उत्तर आपको देना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन इस तरीके से 10 नंबर के यहाँ 2 नंबर का एक क्वेश्चन, इस तरीके से 5 क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, ए में बोला गया है नो वन बिसाइड्स यू ब्रदर नो द फैक्ट, ये वाक्य दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है यहाँ पर। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर तो नो वन बिसाइड्स यू ब्रदर नो द फैक्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज द फैक्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पे। अब बी में बोला गया है आई प्रीफर ए पेन दैन ए पेंसिल, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर, इसमें कौन से शब्द में एक इरर है, तो यहाँ पर दैन शब्द में एक इरर है, यानी ये वाला हमारा करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सी में बोला गया है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड, यानी वह व्यक्ति जो है विश्वास करता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अथीस्ट यानी नास्तिक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर, यानी आपकी घड़ी में क्या समय है, इस वाक्य में आपको कौन सा इरर दिखा है, किस शब्द में इरर दिख रहा है, तो यहाँ पर इन शब्द में इरर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एडवर्जिटी, यानी एडवर्जिटी का सिनोनिम आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो एडवर्जिटी माने मुसीबत, तो मिसफॉर्च्यून माने भी मुसीबत होता है। ठीक है, विपदा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वें के ए में बोला गया है दोस्तों आप सभी से कि आप लोग इसमें से 2 में से किसी एक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए, 2 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ही सेड दिस इज माई बुक, तो हम लोग लिखेंगे ही सेड दैट वाज हिज बुक। ठीक है, ही सेड दैट वाज हिज बुक। उसके बाद ही सेड दैट दिस इज माई बुक, तो हम लोग लिखेंगे ही सेड दैट वाज हिज बुक। उसके बाद सरला सेड टू बिमला विल यू कॉल ऑन मी इन द इवनिंग। ठीक है, बिमला यस, तो हम लोग इसको चेंज करके लिखेंगे, इसको मैं बता देता हूँ, नहीं आप लोगों को दिक्कत होगी, तो लिखेंगे सरला आस्क्ड। ठीक है, सरला आस्क्ड बिमला इफ सी, ठीक है याद रखिएगा, इफ सी वुड कॉल ऑन, ठीक है, हर इन द इवनिंग, राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, कॉल ऑन हर इन द इवनिंग। आगे आप लोग लिखेंगे एंड बिमला रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। ठीक है, इतना उत्तर हो जाएगा। बी में यहाँ पर हमको कंबाइन करना है दोस्तों 2 में से किसी एक वाक्य का। ठीक है, यानी कि सिंथेसिस दिया गया है। बोला गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट दिस इज फैक्ट, इसको हमें कम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज ए फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इतना आप लोग लिख देंगे। दूसरा यहाँ पर सिंथेसिस करना है हम सभी को कि एवरीथिंग डिकेज, सारी चीज़ें नष्ट होती हैं, बुक्स सर्वाइव, बुक बची रहती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे एवरीथिंग डिकेज बट बुक्स सर्वाइव, इतना आप लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में बट लगाना है बस। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बोला गया है बैंगलोर इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स, इसको हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम लोग लिखेंगे नो अदर इंडियन टाउन इज एज, ठीक है, एज क्लीन एज बैंगलोर। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे, यानी नो अदर इंडियन टाउन इज एज क्लीन एज बैंगलोर। अगला है आई एम सर्टेन थीट ही इज हॉनेस्ट,
ऑनेस्ट, तो इसको हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, तो हम लोग लिखेंगे आई एम सर्टेन ऑफ हिज ऑनेस्टी। ठीक है, आई एम सर्टेन ऑफ हिज ऑनेस्टी। चलिए अगला देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इन वाक्यों को सही करना है। तो आई एम कॉन्फिडेंट टू विन, तो हम लोग लिखेंगे आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विन। क्या लिखेंगे? ऑफ विनिंग, WINNING। ठीक है, अगला है USA इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो चेंज करके यानी सही करके इसको लिखेंगे द USA। क्या लिखेंगे? द USA इज द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमें ये दो शब्द युग्म यानी कहने की बात है, तो होमोफोन दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका अलग अलग अर्थ स्पष्ट करना है अपने वाक्यों में प्रयोग करके। तो इस अपोजिट का मतलब होता है दोस्तों उपयुक्त, और इस अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो दोनों का अर्थ आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके बता देंगे। इस आठ का मतलब होता है दोस्तों अनुमान लगाना, और इस आठ का मतलब होता है चाहिए, यानी ये चाहिए के अर्थ में यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे छठवें क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ट्रांसलेशन करना है दोस्तों। 5 नंबर का ये ट्रांसलेशन आएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गूगल के जरिए या किसी भी तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं सेक्शन हम लोग डी लिटरेचर, यहाँ से स्टार्ट होता है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। बोला गया है यहाँ पर इन क्वेश्चंस का 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। 4-4 नंबर के दोनों प्रश्न है, 8 नंबर का पूरा हो जाएगा। तो ए नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एम हेमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास टीएट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि एम हेमेल ने उस दिन कक्षा में अंतिम पाठ के बारे में सबसे पहले क्या कहा। ठीक है, या फिर व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, यानी गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा, आपको बताना है। बी में व्हाट वाज पनकेक, यानी पनकेक क्या था। हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज, यानी ये जेमिनी स्टूडियोज से कैसे संबंधित था। या फिर व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, व्हाई डिड सी गिव ए लिटिल क्राई फॉर जॉय। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एडला को फेरी वाले से क्रिसमस का क्या उपहार मिला। ठीक है, व्हाई डिड सी गिव ए लिटिल क्राई फॉर जॉय, तो हम लोग लिखेंगे उसने खुशी से हल्का चिल्लाई क्यों, आपको बताना है खुशी के मारे। ठीक है, अब 8वें में यहाँ पे 2 में से कोई एक प्रश्न आपको उत्तर देना है। 80 शब्दों में 7 अंक मिलेंगे। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी अंतिम पाठ का अनाउंसमेंट जो है वो फ्रेंच को कैसे प्रभावित करता है। या फिर डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, यानी कि तालाब के पास डगलस ने क्या क्या स्ट्रगल किया, आपको बताना है। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने के लिए उसने क्या क्या स्ट्रेटजी बनाया, आपको बताना है। 9वें में आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। इसके नीचे 3 प्रश्न है, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो याद रखिएगा पूरा आपका जो है 6 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। आगे भी यहाँ पे दिया गया है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ठीक है, तो ए नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट से इन द फर्स्ट 2 लाइन्स, यानी शुरुआती की 2 लाइनों में कवि क्या कहता है। तो शुरू की 2 लाइनें आप लोग लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, बस ये उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट डज द पोएट वांट वंस ऑन द फेस टू द अर्थ। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि बी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ये उत्तर हो जाएगा। बी विल से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिख देंगे। अब यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट वेट फॉर 1 सेकेंड, तो लिखेंगे लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। ठीक है, इतना आप उत्तर लिख देंगे दोस्तों। अब अगर बना बना के आप लिख लेते हैं तो आप इसका उत्तर और भी अच्छे से लिख सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो इसको समझ ही नहीं पाते हैं और इसका उत्तर नहीं बना पाते हैं। तो आप लोग बस लाइन लिख के चले आएंगे, तब भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा, इस चीज़ का टेंशन मत लो। ठीक है, 3 में से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है 4 अंकों में। कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी माई मदर एट 66। ऐसे ही यहाँ पर 40 शब्दों में उत्तर आपको देना है। 4-4 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है। ए नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, कहाँ पर स्थित था। अथवा हु वाज जियोफ ग्रीन, यानी जेफ ग्रीन कौन थे। व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, यानी उन्होंने स्टूडेंट्स की क्या सेवाएं की, आपको बताना है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, यानी जब द टाइगर किंग का जन्म हुआ तो ये ज्योतिषियों ने क्या भविष्यवाणी की, आपको बताना है। ठीक है, अथवा व्हाई वाज सदाऊ सेंट टू अमेरिका एंड व्हाई वाज
लेटर केप्ट इन जापान, यानी सदाऊ को अमेरिका क्यों भेजा गया था और बाद में उसे जापान में क्यों रखा गया। ठीक है, दो में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, 7 अंक मिलेंगे। तो डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली, यानी चार्ली के अनुसार थर्ड लेवल का वर्णन कीजिए। व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, यानी उसने खुद को 1894 में है ये जो है व्यवस्थित करने के लिए उसने क्या किया। ठीक है, वाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, वह टिकट क्यों खरीदना चाहता था। बी नंबर क्वेश्चन है कि एसेस द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका पर मानवीय प्रभाव का आकलन करें। ठीक है, यहाँ से मैंने पूरा पेपर दिखाया। पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वायरल है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।